जी नमस्कार, आप सभी का मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूं एक बार आप सभी का फिर से टॉपर्स हब के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आज का कंटेंट क्या है। और सभी लोग पहले जल्दी से आ जाएं, फिर शुरू करते हैं आज का फंडा क्या है। वो टॉपिक है आपका कौन सा? उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं सिलॉग। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं न्याय वाक्य। ठीक है, या न्याय निगमन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सिलॉग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें कि ये सिलॉग है क्या, तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्टेटमेंट के बिहाफ पे ड्रॉ होने वाले कंक्लूजन ही आपके क्या कहलाते हैं? सिलॉग कहलाते हैं। कोई भी आपको कथन दिया जाएगा, हिंदी में अगर बात करें तो कथन आपके सामने होगा। उस कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी कथन को 100% क्या मानना है? ट्रू मानना है, सत्य मानना है। तो कोई भी स्टेटमेंट आपका 100% ट्रू होगा, उसी को फॉलो करते हुए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कि कौन सा कंक्लूजन वैलिड है या कौन सा कंक्लूजन है इनवैलिड। ठीक है भाई, फटा क्लियर? तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। तो देखिए, सिलॉग बेसिकली है क्या? ये है दो तरह के स्टेटमेंट के नेचर वाले स्टेटमेंट को सॉल्व करने का तरीका। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और दूसरा होता है नेगेटिव स्टेटमेंट्स। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट जो ऑल के साथ शुरू हो या कोई भी स्टेटमेंट सम के साथ शुरू होता है तो वो कहलाता है पॉजिटिव नेचर का स्टेटमेंट। भाई क्या राइटिंग विजिबल है सभी को? एक बार देख लीजिए सभी लोग फटाफट। क्या विजिबल है सभी को? एक बार बता दीजिए, या फिर मार्कर थोड़ा सा दूसरा लिया जाए। अगर राइटिंग विजिबल ना हो तो एक बार देख लेते हैं भाई इसको फटाफट। जल्दी बता दीजिए भाई, क्या क्लियर है सभी को? विजिबल है हैंड राइटिंग? ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं तो कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव कब होगा? जब वो होगा किससे शुरू होगा? जब वो शुरू होगा ऑल के साथ, या जब शुरू होगा वो सम के साथ। अब अगर हम बात करें कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव कब होगा? जब वो नो के साथ शुरू हो या फिर उसमें सम नॉट जैसे स्टेटमेंट का केस आ जाए। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट हम क्या कहते हैं कि जब कोई भी स्टेटमेंट या तो वो ऑल मतलब सभी के साथ शुरू हो या कुछ के साथ शुरू हो, तो उस कंडीशन में तो पहले समझ लीजिए कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि कोई भी स्टेटमेंट जब ऑल के साथ शुरू होगा तो वो कहलाएगा पॉजिटिव, सम के साथ शुरू होगा तो वो कहलाएगा पॉजिटिव, नो के साथ शुरू होगा तो वो कहलाएगा नेगेटिव, और सम नॉट के साथ शुरू होगा तो भी वो कहलाएगा नेगेटिव। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया? तो अच्छा, ये समझ में आ गया। उसको हिंदी में बता दिया। इसको हिंदी में कहते हैं सभी, इसको हिंदी में कहते हैं कुछ, इसको हिंदी में कहते हैं कोई नहीं, और इसको हिंदी में कहते हैं कुछ नहीं। ठीक है, तो ये है आपका फंडा। अब इससे बनने वाले जो स्टेटमेंट्स होंगे पहले जरा उनको देख लिया जाए, पहले उनको समझ लिया जाए। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो पहला बनेगा ऑल के साथ, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम कहते हैं सभी। तो कोई भी स्टेटमेंट जब ऑल के साथ शुरू होता है तो हमेशा ध्यान रखिए स्टेटमेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब कभी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दो एलिमेंट्स ले लिए ए और बी, तो मैंने उसको ऑल के साथ शो किया। किस तरीके से? मैंने बोला दैट इज ऑल ए आर बी। मैंने क्या कहा कि सभी जो ए है वो क्या है? बी है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट और इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी कभी यहां पे सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट के पहले कौन सा वर्ड लिखा? ऑल लिखा हो। इसका मतलब कि ए का रिलेशन शो किया जा रहा है कि ए का सारा पार्ट किसके पास है? बी के पास है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ए का सारा पार्ट बी के पास है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस चीज को हमने समझा कि ऑल के साथ कोई अगर स्टेटमेंट बनेगा तो कैसा बनेगा, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब हम जरा देखते हैं कि सर जब हम कभी स्टेटमेंट ऑल के साथ बनाते हैं तो सिलॉग को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे। आपने अभी तक पढ़ा होगा 150 का मेथड, इनकम एक्सपेंडिचर का मेथड, रूल वाला मेथड, AIEO मेथड, वेन डायग्राम का मेथड, टोटल मिला के हम एक बाइनरी मेथड भी है। ठीक है, टोटल मिला के 5-6 मेथड सिलॉग्स के हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सिलॉग को, ध्यान रखिएगा, हम लोग सिलॉग को सॉल्व करने जा रहे हैं वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू का मतलब क्या है? वेन डायग्राम का मतलब यह होता है कि कोई भी स्टेटमेंट आपके पास आएगा तो उसको हमें क्या करना है? पहले डायग्राम में कन्वर्ट कर देना है, और एक बार अगर डायग्राम में कन्वर्ट हो गया तो उसी बिहाफ पे उसी डायग्राम को 100% ट्रू मानते हुए हमें क्या करना है? कंक्लूजन को ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो चलिए भाई अब जरा इसको बनाते हैं डायग्राम इसका। तो यहां पे हमें क्या करना है? हर पर्टिकुलर यहां वर्ड के लिए एक सर्किल होगा, सर्किल से हमें क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहां क्या बोला जा रहा है? ए का सारा पार्ट किसके पास है? बी के पास। तो ए का अगर सारा पार्ट बी के पास है तो ऐसे हम बना देंगे ए को, और ए को कवर कर देंगे किससे? बी के साथ। तो ये इस तरीके से हमारा डायग्राम होगा जब भी स्टेटमेंट आपका बनेगा किसके साथ? जब भी स्टेटमेंट बोला जाएगा ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, तो इसको आपको शो करना है कुछ इस तरह से। ये समझ में आ गया सभी को? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
कि सर अगर स्टेटमेंट सम के साथ शुरू होगा तो कैसा होगा। सम का मतलब जिसको हिंदी में हम कहते हैं कुछ, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर सम के साथ शुरू होगा, कुछ के साथ शुरू होगा, तो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट आएगा दैट इज सम ए आर बी। हिंदी वाले जो होंगे हिंदी में नोट करते चलिएगा। हिंदी मैंने क्या बोला इसको, कुछ ए क्या है, बी है। फिर से वही कहानी, ये भी ऑब्जेक्ट का रिलेशन नहीं है, ये भी हमेशा सब्जेक्ट का ही रिलेशन शो किया जा रहा है कि ए का कुछ हिस्सा किसके पास है, बी के पास है। तो इस बार कितना पार्ट बोला सर, इस बार बोला सिर्फ थोड़ा पार्ट। और अगर थोड़ा पार्ट बोला तो थोड़े पार्ट को शो करने के लिए आप इसको कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं। बोलिए भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कहानी समझ में आ गई सर, ऑल के साथ, सम के साथ। अगर स्टेटमेंट आपका बनेगा नो के साथ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कोई नहीं, बहुत ध्यान समझिएगा भाई, मैंने इसको क्या बोला, कोई नहीं। तो स्टेटमेंट अगर नो के साथ शुरू होगा, जैसे बोला गया दैट इज नो ए इज बी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है, ठीक है। क्या बोला गया कि ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है, तो इसका मतलब ए को आपको यहां लिख देना है और बी को आपको लिख देना है इस प्लेस पे, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, ए का कोई हिस्सा बी नहीं है। कोई हिस्सा बी नहीं का मतलब आपको यहां पे एरो डालना और एरो डाल के क्या कर देना, क्रॉस। तो इसका मतलब यहां पे ये शो कर जाएगा कि ए का कोई हिस्सा बी नहीं है। फंडा क्लियर हुआ यहां तक, यहां तक फंडा क्लियर। सर दिखाई नहीं दे रहा, भूपेंद्र जी को दिखाई नहीं दे रहा भैया, बाकी लोग बताइए। सर थोड़ा सा मार्कर, अच्छा ये है, कोई बात नहीं भैया, ये देखो मार्कर चेंज कर देते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। अब चौथा क्या है, चौथा क्या कह रहा है, जो स्टेटमेंट आपका शुरू हो सम नॉट के साथ, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट सम नॉट के साथ शुरू हो, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। अगर स्टेटमेंट सम नॉट के साथ शुरू हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कुछ आपका ऐसा बनेगा दैट इज सम ए आर नॉट बी। आपको सिर्फ डायग्राम बनाने का तरीका सिखा रहा हूं, अभी इसके आगे मैंने भी कुछ भी आपको नहीं बताया हुआ है, सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं। डायग्राम अगर एक बार आप बनाना सीख लेंगे तो आसानी से फिर हम उसका मूव करके किसमें, कंक्लूजन्स पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी का मतलब कि ए का कुछ हिस्सा, सम पार्ट, ये नेगेटिव है किसके साथ, बी के साथ। तो जैसा स्टेटमेंट का नेचर है, ध्यान रखिएगा, डायग्राम भी आपका बिल्कुल वैसा ही शो कर रहा है। यहां पे क्या बोला गया, फिर से इसको रिवाइज करते हैं। मैंने क्या कहा कि ए का सारा पार्ट अगर बी है तो डायग्राम शो करने का तरीका ऐसा है। अगर स्टेटमेंट बोला जाएगा सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो डायग्राम को शो करने का तरीका कुछ ऐसा है। अगर स्टेटमेंट बोला जाएगा नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, तो डायग्राम को शो करने का तरीका कुछ इस तरह का है। और अगर बोला जाए सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा है जो बी नहीं है, तो उसको शो करने का तरीका, ए का सम पार्ट शेडेड कर दीजिए। शेडेड पार्ट का मतलब कि नेगेटिव पार्ट शो कर रहा है बी के साथ, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के साथ साथ उसको शो करने के लिए जो डायग्राम आपका बनेगा जिस नेचर का, वो डायग्राम भी हमारे पास है। बताइए भाई, यहां तक की कहानी है क्लियर, जल्दी बताएं। अगर यहां तक का फंडा है क्लियर तो हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, और फिर ये देखेंगे कि स्टेटमेंट अगर आपके सामने आ रहा है तो इसके बिहाफ पे जो कंक्लूजन्स आपके ड्रॉ होंगे, वो कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है भाई, ध्यान रखिएगा, ये रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है, अगर इस पे आपको कमांड हो गई तो यकीन मानिए आप ये समझ लीजिए कि रीजनिंग का 20% सिलेबस आपका खत्म हो गया सिर्फ इस टॉपिक की वजह से। क्यों, आप 2 बार 3 बार 4 बार इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक अभी तक ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है भाई। बताइए क्लियर हो गया यहां तक, मजा आ गया। चलिए आइए भाई बढ़ते हैं और जहां समझते हैं कि अब अगर इसके बिहाफ पे हम ड्रॉ करें कंक्लूजन्स तो कैसी कहानी आपकी बनेगी, ठीक है भाई। और आपका क्या आ रहा है भाई कमेंट, आदित्य जी कह रहे हैं सर लास्ट वाला, ठीक है, एक बार लास्ट वाला फिर से समझा देते हैं, ठीक है। आइए भाई फटाफट भाई, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक शेयर करते रहिए, और आप बाकी सबके पास ही भेज दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, जो जो आपके बैच में थे सारे लोग, सब लोग आ जाए फटाफट और उनका भी ये टॉपिक हो जाए क्लियर, ठीक है। तो अगर हम मूव ऑन करें थोड़ा सा आगे की तरफ, अगर देखा जाए जैसे स्टेटमेंट अगर आपका दे दिया गया, समझिएगा जरा ध्यान से, स्टेटमेंट मान लीजिए अगर ऑल के साथ आपका बना, जैसे मैंने क्या कहा था, ऑल ए आर बी, मैंने हिंदी में इसको क्या बोला था, मैंने हिंदी में बोला था सभी ए क्या है, बी है, ठीक है। मैंने क्या बोला, सभी ए बी है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम आपने बनाया सर ए का सारा पार्ट किसके पास, बी के पास, डायग्राम ऐसा बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें कि सर इसके बिहाफ पे कंक्लूजन क्या बनेगा, ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं कथन। अगर हम इसके बारे में कंक्लूजन्स की अगर बात करें
कि जो आपका निष्कर्ष होगा, कंक्लूजन क्या होगा, तो कंक्लूजन जब हम निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जैसा स्टेटमेंट का होता है नेचर वैसा ही आपका ड्रॉ होता है कंक्लूजन। मतलब स्टेटमेंट का जैसा नेचर होगा उसी हिसाब से आपका कंक्लूजन भी ड्रॉ होगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्टेटमेंट का नेचर है पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट का नेचर होगा नेगेटिव तो कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये बताइए पहला जो स्टेटमेंट है किस नेचर का है, सर पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसके बिहाफ पे जो भी कंक्लूजन आपका ड्रॉ होगा वो क्या ड्रॉ होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो ही आपको उसको चेक करना है। अगर वो नेगेटिव हुआ तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सर ये डाउटफुल कंडीशन है, उसको देखते ही आपको क्या कर देना, कैंसिल कर देना। ठीक है, मैंने क्या समझाई बात कि अगर स्टेटमेंट का नेचर है पॉजिटिव तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी कंक्लूजन को चेक करेंगे जो उस नेचर का है, दैट मींस पॉजिटिव। और अगर स्टेटमेंट का नेचर है नेगेटिव तो उसके बिहाफ पे कोई कंक्लूजन अगर कंफर्म ड्रॉ होगा तो वो कौन सा ड्रॉ होगा, हमेशा नेगेटिव ही ड्रॉ होगा। आप कभी भी एंटी कंक्लूजन्स को कभी नहीं चेक करेंगे। एंटी कंक्लूजन का मतलब कि अगर मेरा नेचर है पॉजिटिव तो आप कभी नेगेटिव वे में नहीं जाएंगे, और अगर मेरा रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव तो आप कभी भी पॉजिटिव नहीं जा सकते। ठीक है, बस इसको ध्यान रखिएगा। फंडा क्लियर? तो चलिए भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इसके बिहाफ पे कंक्लूजन लिखा, पहला कंक्लूजन क्या लिख दिया, पहला कंक्लूजन मैंने लिखा सर ऑल ए आर बी, है ना, सभी ए बी हैं। दूसरा मैंने कंक्लूजन लिख दिया दैट इज सम ए आर बी, कुछ ए बी है। तीसरा मैंने कंक्लूजन लिख दिया ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं। और चौथा मैंने कंक्लूजन लिख दिया दैट इज सम बी आर ए, कुछ भी ए है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? तो जैसे मान लीजिए मैंने सिंगल स्टेटमेंट अभी आपको दिया है, इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे मैं आपको यह पता करवाना चाह रहा हूं कि इसमें से कौन कौन सा कंक्लूजन होगा वैलिड और कौन सा होगा इनवैलिड। ठीक है, एक बार ट्राई करना चाहेंगे सभी लोग, बोले भाई, या पहले बता दिया जाए? चलिए एक बार पहले क्लियर कर देते हैं, फिर मैं जब आपको दूंगा क्वेश्चन तब मैं आपका रिस्पॉन्स देखूंगा कि तब आपका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी, डायग्राम आपके सामने ये है, ध्यान दीजिए भाई। मैंने यहां पे क्या बताया कि सर ए का सारा पार्ट किसके पास है, बी के पास है। दैट मींस ए को कवर किया है किसने, बी ने। तो एक बात बताइए, अगर ए कवर्ड है किससे, बी के साथ, तो क्या बी का जो एरिया है क्या बी के सारे एरिया में ए है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, बी का एरिया बड़ा है तो जाहिर सी बात है बड़े वाले पार्ट के थोड़े से पार्ट में ही अंदर वाला सर्किल आ रहा है। इसका मतलब कि जब भी कभी आप अगर आउटर सर्किल से इनर सर्किल का रिलेशन देखेंगे, बाहर से अंदर तरफ रिलेशन देखेंगे, तो हमेशा किसका रिलेशन होगा, सम का, कुछ का, थोड़े का। ठीक है, लेकिन अगर आप अंदर से बाहर का रिलेशन देखेंगे तो वो हमेशा किसका रिलेशन होगा, सभी का। ठीक है, क्योंकि एक चीज दूसरे को अगर ओवरलैप कर रही है तो इसका मतलब कि जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, जो पार्ट आपका ओवरलैप हो रहा है उसका सारा पार्ट तो है बाहर वाले के पास, लेकिन बाहर वाले का सम पार्ट ही है उसके पास। ठीक है, अंदर वाले के पार्ट। पढ़ना क्लियर? जैसे मैं अपने आप को कहूं कि मैं इस क्लासरूम में हूं, तो मेरी पूरी बॉडी तो इस क्लासरूम में है, लेकिन क्लासरूम की पूरी बॉडी मेरे अंदर नहीं है। क्लासरूम की बॉडी के सम पार्ट को ही मैंने क्या किया है, कवर किया हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता मैं कितना भी भैया चद्दर की तरफ फैल जाऊंगा लेकिन मैं क्लास की पूरी बॉडी को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसकी पूरी बॉडी को मैं कवर नहीं कर सकता हूं। समझ में आ गई भाई है तब बात? बोलिए, क्लियर हो गया? चलिए, अगर यहां तक हो गया मामला क्लियर, तो आइए अब जरा देखते हैं कंक्लूजन आपका कैसे चेक करेंगे। कंक्लूजन में भी आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, हमेशा सब्जेक्ट का ये हिस्सा ऑब्जेक्ट के पास है। अगर ये फिगर आपका बोल रहा होगा तो आप उसको करेंगे सही, और ये डायग्राम अगर नहीं बोल रहा होगा तो वो होगा गलत। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ए का सारा पार्ट बी के पास है। अच्छा, एक चीज आपने तुरंत देखा, सर ये चीज तो पहले से ही स्टेटमेंट में बोली गई है, इसका मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट की एज इट इज चीज आपके कंक्लूजन में नहीं आ सकती। स्टेटमेंट एक तरीके का क्या होगा, वो होगा रॉ मटेरियल। ठीक है, और कंक्लूजन एक तरीके से क्या होगा, कंक्लूजन होगा एक तरीके से फिनिश्ड गुड्स। तो क्या कभी भी आप कभी इंग्रेडिएंट को एक फिनिश गुड बोल सकते हैं क्या? जैसे मैंने आपसे कहा मुझे चाय दीजिए, तो चाय का मतलब क्या है, तो चाय का मतलब भैया ये है कि जब आप मिक्सचर लेके आएंगे लिक्विड फॉर्म में, अदरक, चीनी, चाय पत्ती, जब ये सारा कुछ दूध वगैरह जब आप मिला के एक लिक्विड फॉर्म में कप में आप लेके आएंगे मेरे पास, तो वो कहलाएगा एक प्रोडक्ट। तो अगर मैं आपसे चाय बोलूं तो आपने क्या कहा, आप मुझे लाके अदरक पकड़ा दीजिए, या आप कहीं लीजिए सर यही चाय है, या फिर आप चाय पत्ती थोड़ी देर में ले आइए, मैं ऐसे करके थोड़ा सा भैया अंदर ले लिया, है ना। तो इसका मतलब कि वो चाय नहीं होगी, इसका मतलब एक कभी भी इंग्रेडिएंट कभी भी एक प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो जब भी कभी स्टेटमेंट की एज इट इज चीज कभी कंक्लूजन में आ गई, देखिए
ऑल की जगह पे ऑल, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, मतलब डिक्टो अगर सेम चीज अगर आपकी बिल्कुल वैसे ही आ गई, इसका मतलब कि वो आपका हो जाएगा हमेशा गलत। इसको हम बोलते हैं आरएस। आरएस का मतलब है रीस्टेटमेंट। जब भी कभी स्टेटमेंट आपका रिपीट करेगा आपके कंक्लूजन में, तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो आपका क्या होगा, वो हमेशा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो हमेशा होगा गलत। फंडा क्लियर। दूसरा देख लीजिए क्या कह रहा है, सम ए आर बी। अब इसको हम रीस्टेटमेंट नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि सर ए की जगह सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं यहां ऑल लिखा हुआ और यहां पे क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये आपका रीस्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगा। अब जरा समझिए क्या कह रहा है, सर ए का सारा पार्ट किसके पास है, बी के पास है, और ये क्या कह रहा है, सर ए का कुछ हिस्सा बी के पास है। एक बात बताइए, जब ए का सारा पार्ट बी के अंदर आ चुका है तो क्या ए का थोड़ा सा पार्ट भी बी के अंदर होगा? बोलिए। आप कहेंगे सर होगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं सर मेरी पूरी बॉडी मेल की है, तो इसका मतलब मेरा जो हाथ है वो भी तो मेल का होगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं आपसे मेरा हाथ देखिए, तो इसका आपका ध्यान सिर्फ हाथ पे ही होगा। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरी पूरी बॉडी मेल की है और कंक्लूजन मैंने क्या बोला कि मेरा हाथ भी मेल का है, तो मैंने सही बोला गलत बोला? तो आप कहेंगे सर कि आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि आपने ये कहा कि पूरी बॉडी अगर आपकी मेल की है तो इसका मतलब आपका हाथ भी मेल का ही होगा। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया? तो इसका मतलब सर ये चीज तो होगी सही। क्लियर। अब आइए तीसरा बढ़िए। अब ये क्या कह रहा है कि सर बी का सारा पार्ट क्या है, ए है। तो बताइए बी का सारा पार्ट ए है, चेक करिए। बी है सर बाहर, बी का सर्किल बाहर है, ए का सर्किल उसके अंदर। तो जब भी कभी बाहर वाले सर्किल से अंदर का सर्किल देखा जाएगा तो हमेशा किसका रिलेशन होगा, याद करिए, सम का, कुछ का, थोड़ा का। लेकिन यहां इन्होंने क्या बोला, ऑल बोलने की वजह से ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, लुक एट फोर्थ वन। चौथा क्या कह रहा है, सर बी का कुछ हिस्सा क्या है, ए है। तो बिल्कुल सर बी के कुछ हिस्से में ही क्या है, ए है। तो इसका मतलब चौथा कंक्लूजन भी क्या होगा, आपका वैलिड होगा। तो आपका आंसर होगा, अगर सिंगल स्टेटमेंट ऑल ए आर बी बनता है तो उसकी वजह से आपका दूसरा कंक्लूजन भी सही होगा, उसके साथ साथ चौथा कंक्लूजन भी सही होगा। बताइए भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को? वन बाय वन समझेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे इसके बाद। पहले बेसिक चीज समझ लीजिए, तब उसके बिहाफ पे कहानियां क्लियर होगी भाई। ये दूसरे पैटर्न की तरफ, सर ये ऑल वाला तो क्लियर हो गया। अब जरा आगे बढ़िए, जरा देखते हैं कि सम वाला जब स्टेटमेंट आएगा तो उसके बिहाफ पे क्या चीज होगी सही और क्या चीज होगी गलत। ठीक है, तो चलिए भाई जल्दी से देखते हैं सेकंड वाला फंडा। जब स्टेटमेंट आपका किसके साथ शुरू हो, सम के साथ, जिसको हिंदी में हमने क्या कहा था, कुछ कहा था। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए स्टेटमेंट ने आपसे क्या कहा, स्टेटमेंट कथन ने मुझसे कहा कि सर सम ए आर बी। ठीक है, हिंदी में जिसको कहते हैं कुछ ए बी है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आपके सामने आएगा तो डायग्राम कैसा ड्रॉ होगा, डायग्राम से ड्रॉ होगा मेरा, क्या कह रहा है, ए का कुछ हिस्सा ही बी है। तो देखिए जितना पार्ट बोले बस आप उतना ही शो करिए, बिल्कुल एकदम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बैठे रहिए, जितना जितना बोल रहा है उतना उतना शो करिए, जो नहीं बोल रहा उसको छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, तो आइए अब स्टेटमेंट तो आपका हो गया ड्रॉ। अब अगर हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, तो पहले कंक्लूजन ने आपसे कहा सम ए आर बी, कुछ ए है बी। दूसरा आपसे कहा गया दैट इज सम बी आर ए, कुछ बी ए है। तीसरा आपसे कहा गया ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। और चौथा आपसे बोला गया क्या, ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं। तो अब मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि स्टेटमेंट अगर आपका ये है और डायग्राम आपका ये है, तो इसके बिहाफ पे ये जो कंक्लूजन दिए गए हैं इसको हमें चेक करने की जरूरत है या फिर नहीं? हाँ बिल्कुल सर है जरूरत। क्यों? क्योंकि सर इस स्टेटमेंट का नेचर भी क्या है, बोलिए, इस स्टेटमेंट का नेचर भी है पॉजिटिव। और अगर इस स्टेटमेंट का नेचर पॉजिटिव है तो आप कंक्लूजन देख रहे हैं सर, सारे कंक्लूजन्स आपके क्या है, पॉजिटिव हैं। तो इनको आपको चेक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको देखना पड़ेगा कि ये चीज सही है या फिर गलत है। बोलिए भाई, क्लियर हो गया? तो चलिए भाई जल्दी से, क्या कह रहा है, सम ए आर बी, क्या ये सही होगा? नहीं होगा सर सही। क्यों? क्योंकि सर आपने आगे का वर्ड भी सेम लिखा है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा है। तो सर ये कैटेगरी आपकी पहुंच गई किसके अंदर, रीस्टेटमेंट के अंदर। कथन की क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही है। और जब भी कभी स्टेटमेंट रिपीट करेगा तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो चीज हमेशा होगी गलत। ठीक है, चलिए सेकंड बताइए। सर सम लिखा हुआ है, बिल्कुल सही, लेकिन सर सब्जेक्ट की जगह पे देखिए सब्जेक्ट सेम नहीं है ना, तो इसका मतलब सर ये रीस्टेटमेंट नहीं है। अब इसको चेक करिए, सम बी आर ए, क्या बी के
कुछ हिस्से को ए ने कवर किया क्या? बिल्कुल कवर किया है सर। देखिए शेडेड पार्ट है ना, इसका मतलब सर ये चीज भी होगी आपके सही। तीसरा देखिए क्या कर रहा है सर, ए का सारा पार्ट क्या है? ए का सारा पार्ट है बी के पास। ए भैया एक बात बताइए, जब मुझको यहां दिखाई दे रहा है कि ए का कुछ ही हिस्सा बी के पास है, तो भैया ये क्यों कह रहे हैं कि सारा हिस्सा ए का बी के पास है? बोलिए। तो इसका मतलब क्लियर हो चुका है सर, सारा हिस्सा तो है नहीं। ठीक है, उसी तरीके से बात करें कि सर बी का सारा हिस्सा क्या ए है क्या? नहीं सर, जब थोड़ा ही पार्ट स्टेटमेंट बोला गया तो टच कर रहा है, तो पूरा हिस्सा क्यों बोल सकते हैं ना? तो इसका मतलब सर ये भी होगा गलत। इसके बिहाफ पे अगर बोला जाता है सम ए आर बी, तो सिर्फ सम बी आर ए का जो कंक्लूजन होगा वो होगा सही। बताइए भाई, क्लियर हो गया? एक बात बताइएगा भाई, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, जहां हल्का डाउट होगा मुझे बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा वहां पे सिंगल स्टेटमेंट नहीं होगा, वहां पे होंगे मल्टीपल स्टेटमेंट। ठीक है, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले बेसिक एक बार क्लियर कर लीजिए, बेसिक समझ में आ जाएगा तो एडवांस क्वेश्चन भी आप सारे आसानी सॉल्व कर सकते हैं। बताइए भाई, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई भी डाउट जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। अब हम मूव कर रहे हैं अपने तीसरे स्टेटमेंट की तरफ। जो तीसरा वर्ड आपका कौन सा था? नो का था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, तीसरा स्टेटमेंट जो नो के साथ शुरू हुआ था, जिसको हिंदी में हमने क्या कहा था? हिंदी में हमने कहा था कोई नहीं। ठीक है, तो जैसे स्टेटमेंट आपका बनेगा, ध्यान रखिएगा, कथन आपके पास है सर नो ए इज बी। हिंदी में इसको हम कहते हैं कोई ए बी नहीं है। ठीक है, जैसा ये आ गया आपके सामने स्टेटमेंट। अब उस कंडीशन में अगर हम पहले इसके डायग्राम की बात करें तो पहले इसका डायग्राम बना लिया जाए। अगर हम डायग्राम बना के देखते हैं तो आपसे क्या कहा जा रहा है सर, ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है, तो डायग्राम तो बन गया कुछ ऐसा। और अगर डायग्राम आपका बन गया है कुछ ऐसा, तो अब इसके बिहाफ पे अब एक बात बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है वो किस नेचर का है? तो आप कहेंगे सर ये जो स्टेटमेंट है वो किस नेचर का है? सर वो स्टेटमेंट है नेगेटिव नेचर का। और अगर ये नेगेटिव नेचर का है तो इसका मतलब इसके बिहाफ पे जो कंक्लूजन ड्रॉ होंगे वो कौन से होंगे? नेगेटिव नेगेटिव वाले ही होंगे। ठीक है, और अगर होंगे नेगेटिव नेगेटिव वाले तो चलिए भाई कंक्लूजन जरा देखते हैं एक बार फटाफट। कंक्लूजन निष्कर्ष की अगर बात करें तो पहला कंक्लूजन मैंने लिख दिया क्या? नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। दूसरा मैंने लिख दिया नो बी इज ए, कोई बी ए नहीं है। तीसरा मैंने लिख दिया सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। और चौथा मैंने लिख दिया सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। भाई जो हिंदी वाले हैं वो ध्यान रखिएगा, मेरी वर्डिंग को सुनते जाइएगा। अगर बाइलिंगुअल लिखूंगा भाई तो नीचे तक हो सकता है आपको फिर ना दिखाई पड़े, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, साथ साथ बोल भी रहा हूं। तो आप मेरी लैंग्वेज को पकड़िएगा कि मैं जो चीज बोल रहा हूं आप उसको फटाफट कॉपी में भी अपने नोट करते चलिएगा। ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल। तो अब जरा देखते हैं इसको। सर डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब मुझे ये चेक करना है कि ये सही है गलत है। तो लुक एट फर्स्ट वन, पहला क्या कह रहा है? कोई भी ए बी नहीं है, आपको चेक करना है। लेकिन सर इसको तो हम चेक करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे भैया? सर इसलिए नहीं चेक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सर ये चीज स्टेटमेंट में बोली जा चुकी है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, और उसके साथ साथ आगे का जो वर्ड है वो भी क्या है? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब सर ये तो सही होगा नहीं, क्योंकि ये कहानी है रीस्टेटमेंट की, कथन की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही। इसका मतलब ये तो सही होने से रहा। अब जरा बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा क्या कह रहा है? नो बी इज ए, बी का कोई पार्ट ए नहीं है। जरा देखिए ध्यान से, ए कह रहा है भैया मेरे पास मत आना, कोरोना है, आपको पता है ना? तो ए कह रहा भैया बी के पास मत आना, कोरोना है। तो बी क्या कहेगा? अच्छा भैया तुम्हें कोरोना है, चलो भाई हम भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। मतलब अगर मैं तुम्हारे पास नहीं जा रहा तो तुम भी मेरे पास नहीं आ रहे। इसका मतलब कि बी का कोई पार्ट ए नहीं है। बिल्कुल ही सही बोला गया सर। इस समय कोरोना काल में तो ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगी, अगर अभी तक नहीं समझ में आई थी तो। बताइए भाई, क्लियर हो गया? अब बढ़ते तीसरे वाले पे। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा वाला कह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने क्या कहा? ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। एक बात बताइए, ए ने पूरी तरह से मना कर दिया भैया ए को है कोरोना, और ए ने मना कर दिया कि 24 घंटे तक मुझसे नहीं मिलना तुम, ठीक है? मैं तुमसे जिंदगी भर कभी नहीं मिलूंगा जब तक मुझे कोरोना रहेगा। इसका मतलब अगर उसने मना कर दिया कि वो जिंदगी भर उससे नहीं मिलेगा जब तक उसको कोरोना है, तो इसका मतलब क्या वो संडे को उससे मिल सकता है? एक बात बताइए, अगर मैंने कहा कि आप
सात के सातों दिन आप किसी पर्सन से नहीं मिल पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर इलनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ सिकनेस, अगर आपको कोई बीमारी जिसकी वजह से आप नहीं मिल पा रहे हैं दूसरे वाले पर्सन से पूरे सात के सातों दिन, तो क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या तुम संडे को भी उससे मिले थे क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर मैं संडे को भी उससे नहीं मिला था। इसका मतलब कि अगर पूरी तरह से कोई चीज है नेगेटिव, इसका मतलब कि उसका कुछ हिस्सा भी तो पूरी तरह से नेगेटिव ही होगा। बोलिए, अगर मेरी बॉडी में, चलिए थोड़ा और एग्जांपल हटाते हैं, दूसरा एग्जांपल समझिए। मैंने आपसे बोला कि मेरी बॉडी पूरी की पूरी फीमेल की नहीं है, समझिएगा, मैंने कहा मेरी बॉडी फीमेल की नहीं है, इसका मतलब अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि सर मेरा हाथ भी फीमेल का नहीं है। बोलिए, क्योंकि मैंने क्लियरली चीज मेंशन कर दी है कि मेरी बॉडी का कोई हिस्सा फीमेल का नहीं, मतलब मेरा हाथ भी फीमेल का नहीं है, और हाथ मेरी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट नहीं करता, बॉडी के सम पार्ट को ही शो करता है। ठीक है, कहानी क्लियर हुई? इसका मतलब कि तीसरा भी सही है और उसके साथ साथ चौथे की बात करें तो चौथा भी सही है। क्यों? क्योंकि 100% कोई चीज अगर आपकी पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसका थोड़ा हिस्सा भी पॉजिटिव है, 100% अगर आपकी कोई चीज नेगेटिव है इसका मतलब उसका कुछ हिस्सा भी उस आपस में नेगेटिव ही होगा। ठीक है भाई, बताइए, क्लियर हुआ अभी? हाँ बिल्कुल, तो सेकंड थर्ड फोर्थ, बिल्कुल रोहित जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सर सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों की तीनों चीजें होंगी सही। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका काम कभी करती हैं क्वेश्चन में आसान और कभी आपको कर देती हैं परेशान। ठीक है भाई, बताइए, क्लियर हो गया? बताइए भाई, जल्दी बताइए फटाफट, फिर आगे बढ़ाए चौथे वाले पे। नहीं दीप्ति जी, ओनली सेकंड नहीं होगा, सेकंड के साथ साथ थर्ड और फोर्थ भी पूरी तरह सही होंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जहां कोई चीज अगर 100% पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसका सम पार्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव ही कहलाएगा। ऑल में सम है, ठीक है, ऑल में सम है लेकिन सम में ऑल नहीं है ना। कहानी देखिए क्या बात है, लॉजिक आ गया, शायरी आ रही कैसे कि पूरा है तो थोड़ा है लेकिन थोड़ा है तो पूरा नहीं है। बोलिए, अगर मुझे पूरी रीजनिंग आती है, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स अगर मुझे आते हैं, इसका मतलब मुझे सिलॉग भी आता है, क्योंकि 100% अगर मुझे कोई चीज आती है तो मतलब उसका 10% 20% भी क्लियर ही होगा। ठीक है, और अगर मैं कहूं मुझे एक भी टॉपिक नहीं आता, 20 टॉपिक है रीजनिंग के, मुझे एक भी टॉपिक नहीं आता, मतलब मुझे सिलॉग भी नहीं आता है। तो 100% पॉजिटिव है तो थोड़ा सा भी पॉजिटिव है, 100% नेगेटिव है तो थोड़ा सा भी नेगेटिव ही है। बताइए भाई, क्लियर हो गया? क्या बात है भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सभी को।